गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले क्लास को कंटिन्यू करेंगे जिसमें उन्होंने मैकियावेली के चिंतन पर चर्चा प्रारंभ की थी। कल हमने मैकियावेली अपने युग का शिशु था, इस वक्तव्य के इर्द गिर्द अपने अपने अपनी चर्चा को किया था। आज हम मैकियावेली के दूसरे वक्तव्य, मैकियावेली के संदर्भ में दूसरे वक्तव्य जो है कि मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक था, इसके इर्द गिर्द अपनी चर्चा जो है वो को सीमित रखेंगे। अपने तर्क इसी वक्तव्य के इर्द गिर्द देने का प्रयास करेंगे। मैकियावेली के आधुनिक राजनीतिक चिंतक था, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं। मैकियावेली उस समय जो है राजनीतिक चिंतन के धरातल पर अपने चिंतन के साथ आते हैं जब संसार के स्तर पर, इस संसार को भी अगर सीमित कर दें तो यूरोप के स्तर पर पुनर्जागरण काल का प्रादुर्भाव हो गया था, प्रारंभ हो गया था, और उसके प्रभाव में धर्म सुधार आंदोलन जो है वो धीरे धीरे तेज होने लगा था। इस परिवेश में मैकियावेली अपने राजनीतिक चिंतन को प्रस्तुत करता है। तो कितना वो पुनर्जागरण काल के चिंतन से प्रभावित था, क्योंकि पुनर्जागरण काल के चिंतन का आधार बिंदु क्या है? तर्कवाद, बुद्धिवाद और व्यक्तिवाद। इन जो है विचारों या इन शब्दों के तालमेल के साथ ही, इनके अंतर संबंध के साथ ही जो है आधुनिक राजनीतिक चिंतन जो है आगे बढ़ता है, और ये सारे बिंदु पुनर्जागरण काल से प्रारंभ होते हैं। तो मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन, प्रथम आधुनिक राजनीतिक क्यों कहा जाता है, इसके पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वो इस प्रकार से। पहली बात, उन्होंने प्राकृतिक कानून के सिद्धांत, प्राय जो इससे पहले के चिंतक थे उन लोगों ने प्राकृतिक कानून को महत्व दिया था, जिसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक कानून में धार्मिक कानून या प्रकृति प्रदत्त कानून की चर्चा होती थी। सर्वप्रथम मैकियावेली इन जो है सिद्धांतों को का परित्याग करता है, इन सिद्धांतों को मानने से इनकार करता है, और वो एक यथार्थवादी चित्रण करने का प्रारंभ करता है। मनुष्य के संदर्भ में वो चित्रण, मनुष्य के चिंतन से वो प्रारंभ करता है, मनुष्य के चित्रण से वो प्रारंभ करता है। अब तक मनुष्य को धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा था, और मनुष्य की भूमिका संसार में परमात्मा के द्वारा बनाए गए जो डिज़ाइन है उसके दृष्टि से, उसके लेंस देखा जा रहा था। पहली बार ये जो है उसे मनुष्य को मनुष्य के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता है, और एक यथार्थवादी चिंतन प्रस्तुत करता है। मनुष्य के जो है व्यवहारों का ऑब्जर्वेशन करता है, मनुष्य व्यवहारों को करीब से देखता है, और उसके बाद वो निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मनुष्य स्वभाव से बहुत गंदा है, अच्छा नहीं है, सेल्फिश है, डरा हुआ है, भयभीत है, केवल अपनी चिंता करता है, अपने हितों की चिंता करता है, और सार्वजनिक हितों को भी जो है अपने हितों पर कुर्बान करने की कोशिश करता है। मनुष्य का असली कैरेक्टर ये है। इसलिए वह और अपने हितों को साधने के लिए, हितों को प्रमोट करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है, वो धोखा देने को तैयार है, हिंसा करने को तैयार है। और ऐसी प्रवृत्तियों से मनुष्य को यदि रोक सकता है तो केवल भय, और भय केवल शक्ति से दिखाया जा सकता है। तो इस प्रकार से पहली बार जो है एक यथार्थवादी चिंतन मनुष्य के चरित्र चित्रण में दिखाई देता है, और व्यक्ति का एक यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत करता है। वास्तव में व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, और इस व्यवहार को यदि साधना है, नियंत्रित करना है, और उसमें एक ऑर्डर या उसमें कानून के प्रति प्रतिबद्धता, निष्ठा पैदा करनी है, तो निश्चित रूप से उसे संगठित करना होगा,
और एक केंद्रीय सत्ता का निर्माण करना होगा, तभी जाकर के ये संभव है। दूसरी बात हमें दिखाई देती है कि अब तक जो है राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो है दैवीय सिद्धांत या इसी प्रकार के अन्य सिद्धांत था जो धार्मिक विचारों से प्रभावित थे, उसके द्वारा राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में बातें कही जा रही थी। पहली बार जो है आधुनिक काल में पुनः इन्होंने राज्य की उत्पत्ति की भौतिकवादी व्याख्या की। मनुष्य ने राज्य का निर्माण क्यों किया? अरिस्टोटल ने बहुत पहले कहा था कि मनुष्य को अपने जीवन को बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाने की आवश्यकता होती है, और इसीलिए वो विभिन्न संगठन की तलाश करता है, और संगठन के निर्माण की प्रक्रिया में उन्होंने सब सर्वोत्तम संगठन जिसका उन्होंने इजाद किया, जिसको उन्होंने लोगों के सामने रखा था, वो राज्य है। और राज्य में चूँकि सर्वश्रेष्ठ संस्था है, मनुष्य के विकास संबंधी, मनुष्य के उद्धार संबंधी सारे कृत्य जो है वो राज्य के द्वारा किए जा सकते हैं, इसलिए राज्य की उत्पत्ति हुई और इसलिए राज्य अस्तित्व है। ठीक वैसी ही व्याख्या जो है वो मैकियावेली ने प्रस्तुत की कि राज्य में मनुष्य को क्या क्या चाहिए। उसे अपने जीवन की सुरक्षा चाहिए, एक शांति का वातावरण चाहिए, और इसके लिए ही वो राज्य की आज्ञा का पालन करता है। तो एक भौतिकवादी व्याख्या पहली बार राजनीतिक चिंतन में प्रस्तुत गई राज्य के संदर्भ में, लेकिन बाद में जो है इसके पश्चात बहुत तेजी से इस संदर्भ में विकास हुआ। राज्य की आवश्यकता का एक यथार्थवादी जो है वो चित्रण भी उन्होंने सामने रखा। राज्य का यथार्थ क्या है कि राज्य की आज्ञा का पालन ही लोग इसलिए करते हैं कि व्यक्ति को लगता है कि राज्य के होने से उसके जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, या उसके लिए एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है जिसमें वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, आंतरिक अराजकता से भी और बाह्य आक्रमण से भी, तथा एक ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जिसमें वह अपने क्षमता, अपनी योग्यता, अपने गुणों का जो है विकास कर सके, उसका मूल्य प्राप्त कर सके और अपने जीवन को बेहतर और बेहतर बना सके। तो ये राज्य की आवश्यकता का यथार्थवादी चित्रण है कि राज्य क्यों है, राज्य की क्या क्या दायित्व है, और राज्य यदि लोगों की निष्ठा प्राप्त करता है तो उसके लिए उसे कुछ कर्तव्यों का निर्वहन भी करना पड़ता है। एक और चीज़ उन्होंने कही कि राज्य को शक्ति संगठन के रूप में उन्होंने स्थापित किया। आज भी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखते हैं कि राज्य को एक शक्ति का केंद्र माना जाता है, शक्ति या सत्ता की इकाई माना जाता है, और यदि राज्य अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहता है तो उससे लगातार अपने शक्ति में जो है वृद्धि करनी होती है, शक्ति का विस्तार करना होता है। और इसी प्रकार से शक्ति जो है, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्य शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष का, पावर स्ट्रगल का एक केंद्र बन जाता है। तो इस तरह से शक्ति, बाद में शक्ति की अवधारणा राजनीति में आंतरिक स्तर पर भी बड़े पैमाने पर आई, और शक्ति की अवधारणा को लगभग समाज के हर कोने तक फैला दिया कि शक्ति का संघर्ष जो है मनुष्य के मूल में है, मनुष्य के चरित्र में है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करना चाहता है, उस पर अपनी शक्ति स्थापित करना चाहता है, और ये व्यक्ति के माध्यम से स्थानीय और राज्य और अंतर्राज्यीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये शक्ति संगठन की अवधारणा प्रचलित हो गई। तो शक्ति संगठन के रूप में राज्य को स्थापित करने का, जिसकी प्रासंगिकता आज भी है, श्रेय जो है मैकियावेली को जाता है। ये आधुनिक कॉन्सेप्ट है। एक और आधुनिक कॉन्सेप्ट जो कि 19वीं 20वीं शताब्दी में जाकर के पूरे संसार में जोर पकड़ता है, और वह है नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट की स्वीकार्यता, राष्ट्रीय राज्य की स्वीकार्यता। मैकियावेली उस समय भी इटली को एक राष्ट्रीय राज्य बनाना चाहता था,
इटालवी भाषा बोलने वाले जितने लोग थे, जितने क्षेत्र में थे, उन सभी को एकीकृत करके भाषा के आधार पर, भाषा के होमोजेनाइटी के आधार पर एक सशक्त राष्ट्रवादी सरकार के निर्माण, राष्ट्रवादी राज्य के निर्माण का स्वप्न देखता। ठीक उसी तरह जिस तरह से उन्होंने देखा था कि स्पेनिश बोलने वाले ने स्पेन की स्थापना की, फ्रेंच ने फ्रांस की स्थापना की, इंग्लिश बोलने वाले ने ब्रिटेन की स्थापना, ठीक उसी आधार पर इटली को एक नेशन स्टेट, जो बाद में आज भी जो है यह नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट काफ़ी प्रबल है, काफ़ी प्रासंगिक है, इसकी कल्पना भी जो है सर्वप्रथम मैकियावेली ने की थी। और मैकियावेली ने को इस संदर्भ में भी आधुनिक राजनीतिक चिंतक कहा जाता है। लेकिन सभी से परे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, और वह है सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट, धर्मनिरपेक्ष राज्य का कॉन्सेप्ट। हम जानते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन के बाद यूरोप में सर्वप्रथम जो है वो ये कॉन्सेप्ट आया कि धर्म और राज्य के बीच बिल्कुल पृथक्करण होना चाहिए। धर्म जो है व्यक्तिगत है और राज्य जो है वो सार्वजनिक है। रिलीजन इज अ प्राइवेट अफेयर, whereas politics is a public affairs. There should be complete separation between the two. And if situation arises to collide them, then religion must be subordinated to politics. राज्य के अधीन होना चाहिए धर्म। तो ये धर्मनिरपेक्षता का जो यूरोपीय कॉन्सेप्ट है कि धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद है, धर्म राज्य की क्रियाकलापों को प्रभावित नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से धर्म की मान्यता राज्य के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये जो कॉन्सेप्ट है, जो आधुनिक काल में धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट कहलाता है, इसकी शुरुआत जो है यूरोप से होती है और चिंतन के स्तर पर इसकी शुरुआत मैकियावेली के द्वारा की जा रही है। वो धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है जिसमें धर्म का राज्य में कोई हस्तक्षेप ना हो, धर्म की कोई भूमिका ना हो, सभी धर्म के मानने वाले लोग राज्य की दृष्टि में समान समझे जाए, उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। ये कॉन्सेप्ट था जिसके कारण जो है मैकियावेली को जो है आधुनिक नैतिक शास्त्र कहा जाता है। ठीक इसी से रिलेटेड नैतिकता और राज्य का भी पृथक्करण किया। अब तक जो है एक सार्वभौमिक नैतिक मूल्य राज्य और राज्यकर्मी के व्यवहार को जो है नियंत्रित कर रहे थे, उनको संचालित कर रहे थे। उन्होंने पहली बार ये कहा कि राज्य का उद्देश्य, राज्य के होने का उद्देश्य, राज्य के सशक्त बनने का उद्देश्य, राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य सर्वोपरि उद्देश्य, इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सर्वोपरि इंटरेस्ट है, और एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट, राज्य का अस्तित्व और राज्य का बने रहना, ये प्राइम इंटरेस्ट है। और इसके लिए किसी भी चीज़ की बलि दी जा सकती है, चाहे वो नैतिक मूल्य ही क्यों हो। इसलिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि राज्य का होना सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा उद्देश्य है। इस उद्देश्य के लिए सब कुछ की बलि दी जा सकती है, जिसमें उन्होंने कहा नैतिकता जो है वो ऐसी नहीं हो सकती जो राज्य को डिक्टेट करे या राज्य के व्यवहार को नियंत्रित करे। राज्य का उद्देश्य ही जो है राज्य के व्यवहार को नियंत्रित करे। उद्देश्य बड़ा है, उद्देश्य व्यापक है, उद्देश्य जो है सभी लोगों से संबंधित है, राज्य से संबंधित है, निश्चित रूप से नैतिकता इसको डिक्टेट नहीं करेगी। यदि नैतिक, क्योंकि अच्छे और बुरे, राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट जो है वह राज्य अपने कानून के द्वारा देता है। राज्य जो कहता है कि अच्छा है वो करना चाहिए, जो बुरा है उसे नहीं करना चाहिए, और इसी के संदर्भ में कानून पारित होते हैं, और वही डिसाइड करता है कि जो परमिसिबल है वो आप करेंगे, जो परमिसिबल नहीं है वो आप नहीं करेंगे। यदि जो परमिसिबल नहीं है वो करते हैं तो राज्य द्वारा दंडित किया जा सकता है। नैतिक मूल्य जो सार्वभौमिक मूल्य हैं वो व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करते हैं।
व्यक्ति को निश्चित रूप से एक संगठित समाज, एक सुचारू रूप से संचालित समाज के लिए नैतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है, वो उसका महत्व अलग है, परंतु राज्य पर वो हावी नहीं होना चाहिए। एक आधुनिक विचारक के रूप में मैकियावेली को इसलिए भी कहा जाता है कि मैकियावेली ने अरिस्टोटल के बाद खास करके राजनीतिक शास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया, अध्ययन। उन्होंने हिस्टोरिकल मेथड का इस्तेमाल किया, लेकिन हिस्टोरिकल मेथड के साथ साथ उन्होंने आगमनात्मक पद्धति, इंडक्टिव मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया। दिस इज द साइंटिफिक मेथोडोलॉजी which was used by behavioralists, and because of the use of inductive methodology they are called modern political scientists। यहाँ पर जो है ये आधुनिक राजनीतिक चिंतन इसलिए भी कहा जा रहा है कि उन्होंने पहली बार मध्यकालीन से निकल करके पहली बार जो है इंडक्टिव मेथोडोलॉजी, आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं अपने अध्ययन के लिए। इस कारण भी मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन की संज्ञा। कुल मिलाकर के जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन है जिसमें तर्क, बुद्धि, व्यक्ति और जहाँ तक राज्य का सवाल है, राज्य की यूटिलिटी और सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, ये सब जो कॉन्सेप्ट है सारे के सारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं, आज भी इस्तेमाल होते हैं, और इन सभी की नींव जो है वो मैकियावेली रखता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इससे जो है प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतन कहना उचित है। आज इतना ही, कल